हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ पार्ट 38 है और इसमें आज हम जानेंगे उत्तराखंड की एक महान विभूति के बारे में, कामरेड पूरन चंद्र जोशी जी, जिनको हम पीसी जोशी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उत्तराखंड में साम्यवाद की विचारधारा को प्रसारित करने में और साथ ही पृथक उत्तराखंड की प्रत्यक्ष जो मांग की इन्होंने, उसके लिए इनका योगदान अतुलनीय है। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज आपको फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूर्व में जो मैंने भाग दिए हैं 37 तक, वो आप देख सकते हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट है उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व नाम से बनी हुई है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो पहला की पॉइंट मिल गया आपको, बहुत कम बुक्स में दिया है। पीसी जोशी ज़्यादा दिया गया है हर जगह पे, ठीक है। तो पीसी जोशी का जो पूरा नाम है वो है पूरन चंद्र जोशी, ठीक है। कामरेड इनको बोला जाता है, उपनाम इनका। तो अमूमन जैसा हम करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की मैं बात करूँ, पीसी जोशी का जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1907। देखिए, बहुत सी बुक्स में 1905 भी दिया गया, लेकिन 1907 ज़्यादा सार्थक है। तो आपको यही याद रखना है, 14 अप्रैल 1907। इनका जन्म स्थान हुआ था अल्मोड़ा में और इनके पिता का नाम है हरिनंदन जोशी। शिक्षा की बात करें तो देखिए, प्रारंभिक और उच्च जो मिडिल शिक्षा हुई, लगभग हाई स्कूल इंटर जो बोलते हैं हम, वो अल्मोड़ा से ही संपन्न हुआ। इसके बाद फिर इलाहाबाद चले गए, वहाँ पे एमए किया और इसके साथ साथ एलएलबी भी की इन्होंने, ठीक है। और इसी एलएलबी करने के दौरान ये बहुत से राजनेताओं के संपर्क में आए, उसमें वो भी हम बात करेंगे। इनका विवाह हुआ था दोस्तों कल्पना दत्त से। कल्पना दत्त जो कि बंगाल की एक मशहूर नेत्री थी, ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन थी ये भी, कल्पना दत्त भी। और विचारधारा की बात करें, ये कौन सी विचारधारा से जुड़े थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा साम्यवाद विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो आपको याद रखना है, ये पीसी जोशी यानी कि पूरन चंद्र जोशी थे, जो कि साम्यवाद से जुड़े हुए थे, ठीक है। अभी देखिए, इकोनॉमी के शब्द होते हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इनको आपको आना चाहिए। साम्यवाद की मैं बात करूँ तो दोस्तों, साम्यवाद क्या है? जो आपने पढ़ा होगा, जर्मनी का एक दार्शनिक था कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो साम्यवाद देखा जाए बेसिकली तो मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से प्रेरित एक विचारधारा है। इस विचारधारा का उद्देश्य ये होता है कि समाज में सर्वहारा समाज की स्थापना की जाए, यानी कि सबको समान देखा जाए, समान रूप से, ठीक है। किसी एक विशेष वर्ग का यहाँ पर आधिपत्य ना हो। इसी का जस्ट अपोजिट होता है। कुल मिला के या तो हम कह सकते हैं साम्यवाद जो है वो पूंजीवाद का विरोधी आंदोलन है। अब पूंजीवाद क्या है भाई? तो पूंजीवाद क्या होता है दोस्तों? देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादनों के जितने भी साधन होते हैं दोस्तों, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उन पर केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। पूंजीपति यानी कि जो अमीर लोग हैं, यानी कि उसमें बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, यूएसए हो गया। यूएसए एक पूंजीवादी देश है, वहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, लेकिन इस पूंजीवाद व्यवस्था में एक बहुत बड़ा वो देखने को मिलता है हमें, गलत एक हमें पॉइंट भी देखने को मिलता है कि इसमें जो निम्न वर्ग है इसका बहुत शोषण होता है। अमीर वर्ग के लोग कम मूल्य पर निम्न वर्ग के लोगों से काम लेते हैं और अपना धन संचय ज़्यादा करते हैं। तो कुल मिला के साम्यवाद इसी पूंजीवाद विचारधारा का अपोजिट है। और अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत की अभी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो वो मिश्रित है। मिश्रित का मतलब भारत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है, ठीक है। तो समाजवाद एक और नया शब्द आ गया। आप देखिए, समाजवाद क्या है फिर? साम्यवाद आपने जान लिया, पूंजीवाद आपने जान लिया। अब समाजवाद क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद और समाजवाद की दोनों का मिश्रित है, इसलिए मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना हमारी। तो समाजवाद होता है दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व और वितरण होता है वो सोसाइटी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दूं, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धन संपत्ति और जो स्वामित्व होता है, वितरण होता है, वो पूरा प्रजा के हाथ में रहता है, यानी कि हमारे हाथ में रहता है, ठीक है। समाज के नियंत्रण में रहता है, ऐसी व्यवस्था समाजवादी कहलाती है। और कुछ पूंजीवादी व्यवस्था भी है भारत में, कुछ पूंजीवादी लोग भी हैं। तो मिक्स हमारी इसलिए अर्थव्यवस्था बोली जाती है। आई होप आप समझ पाए हो, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, चलिए देखते हैं आगे। तो इनकी विचारधारा थी साम्यवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म थे, ठीक है। कम्युनिस्ट विचारधारा बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये एमए और एलएलबी कर रहे थे तो एलएलबी के दौरान मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आए, ठीक है। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद यूथ लीग में शामिल हो गए थे। और 1928 का टाइम है, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पूरे देश में, ठीक है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी इनका इस समय क्या हो जाता है, थोड़ा यहाँ पे इनकी
तू मैं हो जाती है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं से मतभेद हो जाता है। यहीं पर ये टर्निंग पॉइंट है इनके लाइफ का कि तब ये कांग्रेस से निकलकर साम्यवाद की तरफ जाते हैं। साम्यवाद उसमें जो पश्चिमी देश थे, या हमारे बोल सकते हैं जो हमारे रशिया था उस समय, चाइना था, इन देशों में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा था, ठीक है, साम्यवाद। तो ये एक धर्म के लिए भी था उसमें साम्यवाद। अभी साम्यवाद की डेफिनेशन हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, कभी टॉपिक दूंगा मैं तब समझ में आएगा। तो इसलिए कांग्रेस से व्यतीत हुई 1928 में, अलग अलग लीडरों का जो विचारधारा थी अलग थी, इनकी बन नहीं पाई और इन्होंने साम्यवाद को ज्वाइन कर लिया, इनके कम्युनिस्ट बन गए यहाँ पे, ठीक है। 1929 में मेरठ षड्यंत्र में ये देखिए, ये भी दोषी पाए गए कदाचार के, और इनको यहाँ पे सजा हुई, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद ये बाहर निकल गए। और 1934 में बात करूँ मैं, ईस्ट इंडिया रेलवे मेंस यूनियन जो बनी थी इलाहाबाद की, वहाँ पर मंत्री भी चुने गए, ठीक है। यद्यपि उत्तराखंड से थे आप देख रहे हैं, लेकिन जो कार्य क्षेत्र रहा ऑल इंडिया रहा इनका। ऑल इंडिया बेस पे इन्होंने साम्यवाद जो विचारधारा थी, इसको प्रचारित करने में, साम्यवाद में लोगों को सदस्य बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी उस टाइम पे, ठीक है। आप कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं तो देखिए 1937 में बहुत बड़ा इनके लिए एक मूवमेंट आया दोस्तों। देखिए 1907 में पैदा हुए, 37 में इनकी एज क्या होगी, महज 30 साल ही तो होगी, ठीक है। तो 30 साल की एज में सीपीआई का इनको जनरल सेक्रेटरी चुना गया। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। सीपीआई की मैं बात करूँ तो सीपीआई की स्थापना हुई थी 1926 में, ठीक है, 1925 में, 26 दिसंबर 1925 में, ठीक है, 1925। ये तो सीपीआई की आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 26 दिसंबर 1925, कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना में बहुत से सदस्य थे, मेनली जो लीड किया वो एम एन जोशी ने किया, ठीक है, एम एन जोशी जी, ट्रेड यूनियन वाले, आप सभी लोग जानते होंगे इतिहास अगर आपने पढ़ा है। तो सीपीआई का इनको जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बेस पे चुना गया, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी का मतलब आप समझ ही गए हैं, महासचिव। और इस पद पर ये 1948 तक रहे, यानी कि आगामी 10-11 साल तक इसी पद पर रहे। और इस दौरान इन्होंने बहुत से लोगों को सदस्यता दिलाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एक मजबूत बेस प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को एकजुट तो किया ही, साथ ही इन्होंने नेशनल फ्रंट नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। तो ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस पूछ लेता है, नेशनल फ्रंट नामक समाचार पत्र का संपादन किस व्यक्ति ने किया था राज्य के, तो ये पीसी जोशी थे, ठीक है। देखिए 1942 का टाइम चलता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चली एक तरफ देश में, और दूसरी तरफ बंगाल में इस समय दुर्भिक्ष हो जाता है भयंकर, ठीक है। दुर्भिक्ष मतलब अकाल, ठीक है, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। तो उस समय ये बंगाल की तरफ जाते हैं दोस्तों, और इन्होंने भूखा है बंगाल नाम से एक कैंपेन चलाया होता है उसमें, ठीक है। पूरा नेशनल कैंपेन होता है ये भूखा है बंगाल नाम से। और इन्होंने एक पत्र भी लिखा था उसमें कैंपेन के दौरान, जिसका नाम था हु लिव्स इफ बंगाल डाइज, यानी कि कौन जिएगा अगर बंगाली मर जाएगा। तो बंगाल की स्थिति उसमें बहुत भयावह हो गई थी दुर्भिक्ष के टाइम, सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। तो इन्होंने बहुत टाइम वहाँ पर रहकर क्या किया, इस दुर्भिक्ष से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया, खूब सहयोग किया। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। यहीं पे वो टाइम था जहाँ पे पीसी जोशी बहुत पॉपुलर हो गए एज अ कम्युनिस्ट वर्कर। तो इससे फ़ायदा पार्टी को मिला, यानी कि जो सीपीआई थी, सीपीआई मतलब बहुत ज़्यादा इसकी भी पॉपुलैरिटी ग्रोथ हो गई इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, बीच में ऐसा कुछ खास होता नहीं, ठीक है। और भारत आज़ाद होने के बाद जो सीपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या टॉप के लीडर्स थे, वो इस आज़ादी को निराधार बताते हैं या झूठी आज़ादी करार दिया उन्होंने। लेकिन सीपी जो हमारे पीसी जोशी थे, वो सीपीआई के उसमें मेंबर्स भी थे, और इसके साथ साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया था। लेकिन अन्य नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता को झूठी आज़ादी बोला। तो इससे क्या हुआ, और मतभेद हो गए, और इन्होंने खुला यहाँ पे चैलेंज कर दिया पार्टी वालों को, और इसके कारण 1947 में इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बाद में देखिए जैसे इनको बाहर किया गया, सदस्य संख्या में काफ़ी कमी आ गई, ठीक है। बोला जाता है उसमें 90,000 सदस्यों में से मात्र जब इन्होंने छोड़ा तो 9 ही हज़ार बच गए थे। तो इतनी पॉपुलैरिटी थी उसमें पीसी जोशी जी की, ठीक है। इसको देखते हुए पार्टी ने फिर फैसला लिया और 1951 में इन्हें वापस ले लिया गया पार्टी में। लेकिन देखिए एक बार जब पार्टी से आपने इतना काम किया है, पार्टी की शक्ति बनकर आप उभरे हैं, लेकिन पार्टी का बर्ताव कहीं ना कहीं इनको चोट कर गया था अंदर तक। इसके बाद किसी दल से भी नहीं जुड़े, लेकिन सीपीआई में भी वापस आए, तो एज अ बोल सकते हैं एक न्यूट्रल मोड में आए, कि सीपीआई को इन्होंने फिर ज़्यादा फेवर नहीं किया, और ना ही उनकी जो केंद्रीय शक्ति होती है उसमें बैठकर काम किया इन्होंने। मतलब एज अ बोल सकते हैं खाली उनके साथ ये बने रहे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखिए 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया दोस्तों, ठीक है। और पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु इन्होंने बहुत प्रयास किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, पूर्व एग्जामों में बना भी है।
कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो पीसी जोशी ने किया था। कब किया था? 3 अक्टूबर 1970 को। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी की देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का इसी दौरान विभाजन भी हो जाता है 1964 में। 1964 में सीपीआई का विभाजन हो गया 2 धड़ों में। आज भी 2 धड़ों में है सीपीआई। ठीक है। एक तो हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी हो गई हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जो कि आगे से मार्क्सवादी लगाते हैं। ठीक है। और भाकपा बोलते हैं इसको हम हिंदी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम और किया था दोस्तों। लोक संस्कृतियाँ जितनी होते हैं इनको मंच पर लाने के लिए एक उसमें संगठन बनाया गया था, इप्टा। ठीक है। इप्टा जिसका फुल फॉर्म था इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। ठीक है। तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जैसे जो संगठन थे, इसको निर्माण में या इसके निर्माण में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ताकि लोग अपने जो लोक संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट कर सके आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ कंट्री। ठीक है। आउट ऑफ स्टेट। और इससे क्या हो, लोगों में सहभागिता बढ़े और आपस की बॉन्डिंग अच्छी हो। ठीक है। तो ऐसे बहुत से काम किए थे पीसी जोशी जी ने। लेकिन उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो पृथक राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे और इसके लिए इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था 1970 में। इसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है उत्तराखंड के हिसाब से। पीसी जोशी ने 1944 में चंद्रसिंह गढ़वाली को बम्बई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी। यानी कि चंद्रसिंह गढ़वाली ने भी साम्यवाद को एक्सेप्ट किया था या अडॉप्ट किया था या साम्यवाद के सदस्य बन गए थे। ठीक है। इसके बाद 1946 में चंद्रसिंह गढ़वाली को कुमाऊं के क्षेत्र में भेजा गया, जाइए और आप वहाँ पे साम्यवाद का प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है। यानी कि सिंपली बोल सकता हूँ मैं, सीपीआई जो पार्टी थी उसमें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया उसमें चंद्रसिंह गढ़वाली ने। उसके बाद 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए दोस्तों। चंद्रसिंह गढ़वाली सीपीआई के टिकट पे खड़े हुए, लेकिन बुरी तरह पराजित हो गए, क्योंकि उस समय कुमाऊं प्रांत में क्या थी, कांग्रेस की धूम थी। इसका रीज़न क्या था तात्कालिक, क्योंकि कुमाऊं के लोग ये समझते थे भारत की आज़ादी में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस कारण यहाँ पे सफलता नहीं मिल पाई थी चंद्रशेखर गढ़वाली को, बुरी मौत, ये पराजित हुए थे वहाँ पे। अब बोल सकते हैं हम बुरी तरह हार गए थे चुनाव में। ठीक है। और देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अपर, जब हम बोल सकते हैं जो हमारे पीसीएस एग्जाम है इसके लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक है। कभी कभी हमारे देखिए जितने भी लीडर्स हैं, राजनेता हैं, उनका दृष्टिकोण पूछ लिया जाता है कैसा था क्या था। तो कामरेड जोशी जी की भी मैं बात करूँ, ये भारतीय साम्यवादी दल के आधार स्तंभ थे, अखिल भारतीय स्तर पर ये उच्च नेता रहे सीपीआई के। ठीक है। लेकिन इनका कार्यक्षेत्र कुमाऊं प्रदेश नहीं रहा, यानी कि उत्तराखंड की धरती पे उतने एक्टिव नहीं रहे। बाद के टाइम में रहे जब ये मॉडरेट या न्यूट्रल हो चुके थे सीपीआई से, उसके बाद ही इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया था यहाँ पे। ठीक है। तो उतना प्रत्यक्ष प्रभाव इनका यहाँ पे नहीं पड़ पाया था दोस्तों। ठीक है। और देखिए काफ़ी प्रयासरत है। और इसके साथ साथ देखिए इनको हृदय रोग हो गया था और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, 9 नवंबर 1980 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पे मैंने शेयर किया आपको, जो हमारे कामरेड पूरन चंद्र जोशी जी हैं, पीसी जोशी जी जो जिनको हम बोलते हैं। उत्तराखंड के कुछ लीडर हैं जो साम्यवाद को फॉलो करते थे, इनमें से प्रमुख माने जाते हैं ये पीसी जोशी। इसके बाद चंद्रसिंह गढ़वाली जो कि साम्यवाद से रिलेट करते थे। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे 2 शहीद जो श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हो गए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वो कौन कौन थे। ठीक है। तो वो दोनों नागेंद्र सकलानी जी, चलिए मैं ही बता देता हूँ, और जो मोलू भरदारी थे हमारे, तो ये दोनों भी साम्यवाद थे, जुड़े हुए थे, साम्यवाद से विचारधारा से प्रेरित थे। और उस समय देखिए राजतंत्र या पृथक राज्य के लिए जो उसमें हमारा विरोध हो रहा था उसके लिए ये शहीद हो गए थे। वो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास जब सीरीज आएगी वहाँ पे डिटेल में। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा कामरेड पूरन चंद्र जोशी। महत्वपूर्ण की पॉइंट जो भी हैं उनको नोट कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहते हैं ये टॉपिक। उत्तराखंड की महान विभूतियाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है यार दोस्तों आपके लिए ये सीरीज़ लाने के लिए। बहुत से फैक्ट ऐसे होते हैं जो वरियस बुक्स में होते हैं, एक बुक में कहीं पे डेटा कंपाइल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, अभी 50 भाग जैसे होते हैं तो फिर ये उत्तराखंड की एक ई बुक लाई जाए उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व पे। आप लोग इंतजार कीजिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।